नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसके साथ इसका व्याख्या भी देखेंगे। आप लोग के लिए मैं बता दूं कि झार शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी झारखंड उत्पाद सिपाही के वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी का पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से उसको जाके डाउनलोड करके रिवीजन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग भी इस चैनल में जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले और लाइक शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, यह काला अशोक के शासनकाल में आयोजित की थी। किसके? तो काला अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक के संरक्षण में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो था वो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफाओं में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं यानी सूत पिटक और मोनास्टिक यानी अनुशासन विनय पिटक को संकलित करना था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इस संगति में विनय पिटक के कुछ विवादास्पद बिंदुओं को लेकर मतभेदों को सुलझाया गया और बौद्ध धर्म को प्रमुख समूहों में विभाजित होना शुरू हुआ। तृतीय बौद्ध संगति यह लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म को शुद्ध करने और अभिधम पिटक को अंतिम रूप देने का कार्य हुआ, जिससे पाली त्रिपिटक लगभग पूरा हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति यह 72 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस संगति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया और सभी चर्चाएं जो थी वो संस्कृत में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में सभी चर्चाएं जो थी वो संस्कृत में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए मूलभूत कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत के नागरिकों के लिए मूलभूत कर्तव्य से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51A है। कौन सा? अनुच्छेद 51A है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 51A में है। इसमें बोला गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजे और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। चौथा है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, जो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे हो। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। छठा है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और संरक्षित करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्य
जीवन शामिल है और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच तथा सुधार की भावना विकसित करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे। और 11वां है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है सुंडा जलडमरू किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो सुंडा जलडमरू जो है यह सुमात्रा और जावा को अलग करती है। किसको? तो सुमात्रा और जावा को अलग करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के दो प्रमुख द्वीपों सुमात्रा और जावा को अलग करता है और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो देखते हैं कि जलडमरू क्या होते हैं। तो यह दो प्राकृतिक संकीर्ण जलमार्ग हैं जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है और भूमि के दो हिस्सों को अलग करता है। आकृति की बात करते हैं तो इसका आकार डमरू के समान होता है, इसलिए इसे जलडमरू मध्य कहते हैं। इसका महत्व क्या है? ये समुद्री व्यापार जैसे तेल और अन्य सामान, नौवहन और भू राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे पाक जलडमरू मध्य, यह भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरा है मलक्का जलडमरू मध्य, यह दक्षिण पूर्व एशिया में अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और यह एक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। अगला है बेरिंग जलडमरू मध्य, यह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। किसको? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। फिर अगला है हॉर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, तेल शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ये क्या कार्य करती है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न है बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो है यह असम राज्य से संबंधित है। किससे? यह असम राज्य से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है जो फसल के 3 अलग अलग चरणों को चिन्हित करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख राज्यों के कुछ प्रमुख त्योहारों को, जैसे कि पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी जो है सर्दियों के अंत और नई फसल के लिए मनाई जाती है। असम में बिहू, रोंगाली अप्रैल माह में मनाई जाती है। काती और भोगाली जो है फसल और नववर्ष का उत्सव है। केरल में ओणम फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल जो है यह फसल और सूर्य देव के उत्सव में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है इसमें पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में गणगौर, पुष्कर मेला और मरु महोत्सव ये सभी राजस्थान में मनाए जाते हैं। गुजरात में नवरात्रि, उत्तरायण जिसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इसको पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
उड़ीसा में धनु यात्रा, नुआखाई जो है ये धार्मिक और फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू, बथुकंपा जो है ये फूलों और देवी की पूजा है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये जनजातीय संस्कृति का उत्सव है। हिमाचल प्रदेश में लोसर और फागली उत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई वसंत ऋतु का त्योहार है। बिहार में छठ पूजा, समा चकेवा जो है सूर्य और भाई बहन के प्रेम का पर्व है। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव और मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार जैसे दिवाली जो है ये रोशनी का त्योहार है और ये देश भर में मनाया जाता है। होली जो है रंगों का त्योहार है और यह बसंत का प्रतीक है। ईद जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्रिसमस जो है ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है और गुरु पर्व जो है ये सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है और सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इंडो बर्मा रीजन है, और थार जो रेगिस्तान है यह बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लिए उच्च स्थानिकवाद और खतरों का सामना करना आवश्यक है। थार रेगिस्तान जो है वो भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट, जिसमें से पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड शामिल है, उसमें से ये नहीं है। जो थार रेगिस्तान है इसमें से 4 में से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में 2025 में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नवीनतम सदस्य जो है वह है मोल्डोवा है। कौन सा है? तो मोल्डोवा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य जो है वह मोल्डोवा है। मोल्डोवा 4 अगस्त 2025 को गठबंधन का 107वां पूर्ण सदस्य बना, जब उसने नई दिल्ली में अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन का पत्र सौंपा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई थी वो भारत और फ्रांस ने 2015 में कोप 21 में की थी। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा भारत में है और भारत में स्थित पहला ऐसा अंतर सरकारी संगठन है। अगर सदस्यता की बात करें तो इसमें 124 देश जो हैं वो सदस्य हैं और जिसमें से 107 जो है वह पूर्ण सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग बढ़ाना है और ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी परियोजनाएं इसका उद्देश्य है और 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व जो थे वो मान सिंह प्रथम ने किया था। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराया। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच, जिसमें खिलजी विजय हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और तोप खाने का प्रयोग किया। अगला है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ
बाबर ने राणा सांगा को हराकर मुगल प्रभुत्व को मजबूत किया। फिर चौसा और कन्नौज का युद्ध 1539 और 40 में क्रमशः हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और सूरी वंश की स्थापना की। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से स्थापित किया। अगला है ताली कोटा का युद्ध 1565। दक्कन सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे दक्षिण भारत का शक्ति संतुलन बदला। अगला है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। प्लासी का द्वितीय युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। इन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की नींव रखी और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत जो है वो शामिल है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसे किसी भी रूप में अभ्यास करना निषिद्ध करता है। यह एक मौलिक अधिकार है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत कुल जो है 14 से 18 तक अनुच्छेद शामिल है और ये भाग 3 में है। इसमें से पहला है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून जो है वो सभी के लिए समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। अगला है अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर। सरकारी नौकरियों और पदों पर सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी इसमें छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना प्रतिबंध है। और 18वां है उपाधियों का अंत। सैन्य और शैक्षिक सम्मानों को छोड़कर सभी उपलब्धियों जैसे सर, राय बहादुर का अंत कर दिया गया है। समानता का अधिकार का महत्व क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार मिले। यह सामाजिक और आर्थिक समानता की नींव रखता है। यह कमजोर वर्गों जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिकारों के दायरे में लाया। उल्लंघन करने पर, अगर हम लोग समानता का उल्लंघन होता है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अदालत जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन व्हीलर ने किया था। किसने? तो जॉन व्हीलर ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने 1967 में किया था। हालांकि इसकी अवधारणा काफी पहले मौजूद थी। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना जो है 1998 में शुरू की गई थी। कब? तो 1998 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किस लिए? तो लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य या फिक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 का हम लोग बुकर पुरस्कार देखते हैं। 2025 में बुकर पुरस्कार के विजेता हैं डेविड सजेले। उसकी कृति जो है वो फ्लैश के लिए मिला है और घोषणा ये नवंबर 2025 में लंदन में हुई और इसमें पुरस्कार राशि जो है वो 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। विशेष क्या है कि सिजले पुरस्कार पाने वाले पहले ब्रिटिश हंगेरियन लेखक हैं। कौन है? तो सिजले जो है
वो पुरस्कार पाने वाले पहले ब्रिटिश हंगेरियन लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं 2025 में, इसके विजेता है बानू मुश्ताक, और इस जो अनुवादक है वो है दीपा बस्ती। जो पुस्तक है ये हार्टलैम्प के लिए इसको मिला है, और मूल भाषा जो है ये कन्नड़ है। इसकी खासियत यह है कि यह पहली बार है कि कन्नड़ भाषा की किसी पुस्तक को और किसी लघु कथा संग्रह को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? तो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि। क्या है? तो समुद्र के तापमान में वृद्धि जो है ये कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता है, जिससे मूंगा अपने ऊतकों में होने वाले रंगहीन शैवाल को बाहर निकाल देता है और सफेद हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीच बोलते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो आईसीसी पुरुष टी20 2024 का खिताब जो है यह भारत ने जीता। किसने? तो भारत ने जीता। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने 2024 में बारबाडोस में आयोजित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व का फाइनल जो है वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने थे, जिन्होंने 15 विकेट लिए थे। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने थे। कौन? विराट कोहली बने थे, जिन्होंने 59 गेंदों पर 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। उसके बाद स्मार्ट कैच ऑफ द मैच ये सूर्य कुमार यादव को मिला था, जिन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर डेविड मिलर का एक शानदार सा कैच पकड़कर मैच को जिताया था। उसके बाद सर्वाधिक रन जो हैं वो रहमान गुरबाज के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक अफगानिस्तानी प्लेयर है, और इन्होंने 281 रन बनाए थे। विजेता टीम भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था, और उप विजेता तो थी वह दक्षिण अफ्रीका थी। यह टूर्नामेंट जो है 2007 के बाद भारत का पहला टी20 विश्व खिताब था, और इस प्रकार भारत के पास अब टी20 में 2 खिताब हो गए हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो त्रिपिटक जो है यह पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें? यह पाली भाषा में लिखे गए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, जिसमें से पहला है सूत पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचन यानी धम्म और शिक्षाएं संकलित है। यह 5 निकायों दीर्घ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय में विभाजित है। सूत पिटक जो है यह 5 निकायों में दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय में विभाजित है। अगला है विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए अनुशासन और आचार संहिता के नियम दिए गए हैं। इसमें पाती, मोक्ष, खंडक और परिवार जैसे भाग शामिल हैं। और अगला है अभिधम पिटक। यह बौद्ध धर्म के गहन दार्शनिक और सैद्धांतिक पहलुओं जैसे चित्त, नैतिक, धर्म और निर्वाण का विस्तृत विश्लेषण करता है। इसका महत्व क्या है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिन्हें सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। इसमें न केवल धार्मिक शिक्षाएं बल्कि बुद्धकालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक पहलुओं की भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो होते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 162 के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का धारक होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विशेष शक्तियों जैसे क्षमादान, अध्यादेश जारी करना का प्रयोग विवेक से भी करते हैं, और केंद्र राज्य संबंधों में सेतु का काम करते हैं।
अब हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ मुख्य अनुच्छेद और उसके प्रावधान। जैसे अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 है राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है, सामान्यतः जो है वह 5 साल की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 157-58 राज्यपाल के लिए योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु और कुछ शर्तें हैं। अगला है अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है कुछ मामलों में। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को सलाह और सहायता देती है कुछ विवेक आधारित मामलों को छोड़कर। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संचार से संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की भूमिका हम देख लेते हैं। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य का नाम मात्र यानी नॉमिनल कार्यकारी प्रमुख होता है। केंद्र राज्य कड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक प्रहरी राज्य के संवैधानिक हितों की रक्षा करता है। और विधायी शक्तियां में विधानसभा को बुलाना, सत्रावसान करना, विधेयक पर अनुमति देना। अनुच्छेद 200 और अध्यादेश जारी करना 213 है। कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से होती है अनुच्छेद 166 से। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह ब्रिटिश प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत निर्धारित की गई थी। हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों और उनकी 7 सीमाएं। जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। सर क्रिक जो है यह समुद्री सीमा है और रेड क्लिफ जो है यह स्थलीय सीमा है। चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा का पूर्वी हिस्सा माना जाता है, किसको? बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा के साथ शून्य रेखा है। भारत म्यांमार के साथ जो है वो भारत म्यांमार सीमा है। नेपाल के साथ भारत नेपाल सीमा जो कि एक खुली सीमा और वीजा मुक्त सीमा है। भूटान के साथ भारत भूटान जो है वो सीमा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग है। समुद्री सीमाएं में श्रीलंका राम सेतु के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मालदीव मलिकू कांडू ये समुद्री क्षेत्र है। थाईलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास सिमिलन द्वीप समूह से सीमा साझा करता है। और इंडोनेशिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है वर्तमान में? तो अभी जो है आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। कितना है? 2011-12 है। वर्तमान में जो मान्य है वो 2011-12 है, लेकिन आगामी परिवर्तन यानी नया आधार वर्ष 2022-23 होगा जिसकी घोषणा की गई है और यह जल्द ही लागू होगा। पिछला आधार वर्ष 2011-12 से पहले 2004-5 था जिसे 2015 में बदला गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है आधार वर्ष बदलने का? तो आधार वर्ष को बदलने से आर्थिक आंकड़ों की सटीकता बढ़ती है और यह देश की मौजूदा आर्थिक संरचना और मूल स्तरों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। किससे? तो यह गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप एक द्विवार्षिक पुरुष गोल्फ प्रतियोगिता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की टीमों के बीच खेली जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 के ग्रैंड स्लैम विजेता की। इसमें से पुरुष एकल की विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर हैं जो कि इटली के हैं।
फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के हैं। विंबलडन में जेनिक सिनर है जो कि इटली के हैं। और यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल की विजेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मेडिसन कीच जीती हैं जो कि यूएसए की हैं। फ्रेंच ओपन कोको गॉफ हैं जो कि यूएसए की है। और विंबलडन जो है ईगा स्विएटेक जीते हैं जो कि पोलैंड की हैं। और यूएसए ओपन जो है ये आरियाना सबालंका जीते हैं जो कि बेलारूस की हैं। अगला प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके मापन के लिए एक मानक पैरामीटर है। तो बीओडी मापन जो है वह जलीय प्रदूषण के लिए एक मानक पैरामीटर है। बीओडी जलीय प्रदूषण के स्तर को मापने का एक तरीका है। यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो अकबरनामा जो है यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है जिसे उनके दरबारी विद्वान अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष। जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की। फिर उसके बाद मालवा पर आक्रमण 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को हराकर मालवा को जीता। फिर चित्तौड़ की घेराबंदी 1567-68 में राजपूतों के खिलाफ बड़ी जीत, चित्तौड़ पर कब्जा। फिर गुजरात विजय 1573 ईस्वी में मुजफ्फर शाह तृतीय के नेतृत्व मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर गुजरात पर नियंत्रण किया और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा और हालांकि राजपूत प्रतिरोध जारी रहा। उसके बाद है बंगाल और उड़ीसा विजय 1574-76 दाऊद खान को हराकर पूर्वी भारत को अधीन किया। कश्मीर अकबर ने 1586 और सिंध 1591 उत्तर पश्चिम में राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद अकबर ने असीरगढ़ का किला युद्ध 1601 अकबर का अंतिम सैन्य अभ्यास जिसने खानदेश पर कब्जा किया और पूरे दक्कन क्षेत्र के द्वार खोल दिए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि यानी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो विधि है यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? तो आयरलैंड से लिया गया है। की व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा है, जो कि यह अवधारणा है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है सरगासो सी किस महासागर में स्थित है। तो सरगासो सी जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगासो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह अपने चारों ओर समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है और इसमें सरगासो नामक समुद्री शैवाल की बहुलता पाई जाती है, इसलिए इसे सरगासो समुद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवरत्न कंपनियों को दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नवरत्न कंपनियों को दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य जो है वह है अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। क्या है? तो अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दिया जाता है ताकि वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकें। वर्तमान दिसंबर 2025 तक भारत में 26 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न का दर्जा पाने वाली 26वीं कंपनी जो है वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC है, जिसे 2025 में दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक जो हैं वह है E.M. फोस्टर है। कौन है? तो E.M. फोस्टर है। E.M. फोस्टर द्वारा लिखित यह उपन्यास ब्रिटिश राज के दौरान भारत की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IPCC का जो मुख्यालय है
यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार का मूल्यांकन करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 को जो थीम थी वह थी एक भारत आत्मनिर्भर भारत। इसका जो उद्देश्य जो है वो है सरदार पटेल की विरासत को श्रद्धांजलि देना और भारत की विविधता में एकता को मजबूत करना है। इसका जो आयोजन है वो एकता नगर गुजरात में सांस्कृतिक उत्सव, राष्ट्रीय स्तर पर युवा पद यात्रा और बीएसएफ के स्वदेशी कुत्तों के प्रदर्शन के साथ किया गया। विशेषता यह है कि यह दिन सरदार पटेल की 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया, जिसमें आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकलाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकलाएं जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफाएं जो विश्व धरोहर स्थल है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म महायान शाखा से संबंधित है और इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख है? तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है और संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश कराने या स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद जो है वो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 4 है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनी पहल और चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में संशोधन के लिए है और यह एक सामान्य कानून माना जाएगा, न कि संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, डाइक नामक भूमिगत आग्नेय चट्टान संरचना का निर्माण कैसे होता है? तो डाइक नामक आग्नेय चट्टान की संरचना जो होती है यह लंबवत रूप से मैग्मा के ठंडा होने से होता है। डाइक एक प्रकार का आग्नेय अंतर्वेदी चट्टान संरचना है जो तब बनती है जब मैग्मा दरारों के माध्यम से लंबवत रूप में प्रवेश करके ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेवा कर सर्विस टैक्स भारत में किस प्रकार का कर था? तो सेवा कर जो था यह अप्रत्यक्ष कर था। कैसा? यह अप्रत्यक्ष कर था। जीएसटी लागू होने से पहले सेवा कर जो था एक अप्रत्यक्ष कर था जिसका भुगतान अंततः सेवा प्राप्तकर्ता यानी उपभोक्ता द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसने इन कोसपार की जगह ली थी। इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर वी नारायणन हैं, जिन्होंने 14 जनवरी 2025 को पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ के स्थान लिया और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ आगामी मिशन के बारे में बात करते हैं, जैसे गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान जिसके 2024 के अंत या 2025 में मानव रहित परीक्षण उड़ानें होंगी और फिर 2025-26 में अंतरिक्ष यात्राओं को भेजा जाएगा।
चंद्रयान-4 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से नमूने वापस लाने के लिए 2027 में लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए एक मिशन जिसे 2026 के लिए निर्धारित किया गया है। शुक्रयान शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा और 2035 तक 52 टन का अंतरिक्ष स्टेशन पूरा करने का लक्ष्य है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यानों को डॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला एक डेमो मिशन। कुछ दीर्घकालिक योजना भी हैं जिसमें से 2030 से 40 तक शामिल है, जैसे 2031 में चंद्रमा पर ह्यूमनॉइड रोबोट मिशन भेजने की योजना, 2037-38 चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारना और 2040 चंद्रमा पर भारतीय मानव कदम रखने की योजना। अगला प्रश्न है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और इसका संरक्षण करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। NMCG नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और इसके कायाकल्प को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसकी स्थापना जो है ये 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई और इसकी शुरुआत नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में की गई। उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण में कमी और संरक्षण और कायाकल्प। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है? यह 5 लाख प्रदान करता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। अगला प्रश्न है वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह जो था ये 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में वेल्लोर तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया एक प्रमुख सैन्य विद्रोह था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड का उल्लेख है? तो कंटीजेंसी फंड का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 267 में है। कितना? तो अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की अनुमति देता है, जिसका उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख वित्तीय अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों यानी फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 264 से 291 भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद का उल्लेख है, जिसमें करों के बंटवारे अनुच्छेद 270 वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 आदि शामिल है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग की स्थापना और कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम जो है वह सह्याद्री है। क्या है? तो सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, जो जैव विविधता के लिए एक विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है लाफर वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो लाफर वक्र जो है यह कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। लाफर वक्र बताता है कि कर की दर बढ़ने पर एक निश्चित बिंदु तक ही
कर राजस्व बढ़ता है और उसके बाद दर बढ़ने पर राजस्व घटने लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला आम चुनाव जो है यह 1951-52 में आयोजित किया गया था। भारत में पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक आयोजित किया गया था। भारत में अब तक कुल 18 आम चुनाव लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से पहला 1951-52 में हुआ और सबसे हालिया जो अभी हुआ है वह 18वां आम चुनाव 2024 में संपन्न हुआ है। भारत का चुनाव आयोग इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न है, कार्बन पदचिन्ह कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है किसी गतिविधि के कारण उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा। क्या है? तो किसी गतिविधि के कारण उत्सर्जित ग्रीनहाउस की कुल मात्रा। कार्बन पदचिन्ह किसी व्यक्ति, संगठन, घटना या उत्पाद द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा है, जिसमें CO2 समतुल्य में व्यक्त किया जाता है, जिसको किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और जो लोग भी इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है झार शिक्षा झार शिक्षा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी यही है, झार शिक्षा। आप लोग टेलीग्राम से इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।